हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का दोबारा से हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम अपने सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और होपफुली जो क्वेश्चन हमारे कमिंग ईयर में जो मीन्स आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं दिसंबर में, वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे क्योंकि सिलेबस हमारा सेम ही है अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रोफाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब जो अभिप्रेरणा का आवश्यक अनुक्रम सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये हमें बताना है। देखिए, अब तक मैंने जितनी भी वीडियो कराई है ना, 2 से 3 वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स आपको मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो ये भाई जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इसको देने वाले हमारे मैस्लो थे। मैस्लो ने प्रपोज किया था जो हमारा मोटिवेशन है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ पर्सन अटेम्प्ट एट फुलफिलिंग 5 बेसिक नीड। मतलब उस मोटिवेशन की वजह से जो पर्सन की 5 बेसिक नीड हैं वो फुलफिल होती हैं। और वो 5 बेसिक नीड हमारी कौन कौन सी हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट वन है हमारी फिजियोलॉजिकल। सेकंड है हमारी सेफ्टी। थर्ड है हमारी सोशल। नेक्स्ट है हमारी एस्टीम एंड लास्ट वन इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपको इसकी नीड ध्यान रखनी है। एंड अकॉर्डिंग टू मास्लो दीज नीड कैन क्रिएट इंटरनल प्रेशर। यही वो नीड है जिनकी वजह से हमारा इंट्रिंजिक या हम बोले इंटरनल प्रेशर होता है, जिससे और उस इंटरनल प्रेशर की वजह से ही किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर जो है, किसी भी पर्सन का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है भाई? सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो किससे रिलेटेड नहीं है, प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट की। देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक भी हमने कई बार डिस्कस की है, तो कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। सेंटेंस कंप्लीशन है, भाई आपको एक सेंटेंस दिया और आगे फिलअप छोड़ दिया, उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, वो भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी को असेस करने की कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपके एक्सप्रेसिव मूवमेंट भी आपकी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोशियोमेट्री की, सोशियोमेट्री मतलब समाज मीति, वो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कैन बी अप्लाइड इन ए वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट, जिसमें आपको वर्ड दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड बोला जाएगा और आपको उस वर्ड से एसोसिएटेड कोई भी दूसरा वर्ड बोलना होगा, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी को मेज़र किया जाएगा। ठीक है, और सभी को पता होगा भाई जब हम असेस करते हैं पर्सनैलिटी को, तो यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक, इनका हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ये दोनों ही टेक्निक एक बार अच्छे से देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंजिक मोटिव। हमने ये भी लास्ट वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक मोटिवेशन में डिफरेंस। तो एक्सट्रिंजिक मोटिव इनमें से कौन से नहीं है? एक इंट्रिंजिक होता है जो अंदर से आता है, एक एक्सट्रिंजिक होता है जो बाहरी होता है। तो इन्होंने पूछा है इसमें से एक्सट्रिंजिक मोटिव कौन सा नहीं है, मतलब 3 यहाँ पे एक्सट्रिंजिक है और एक यहाँ पे इंट्रिंजिक है। ठीक है, तो इंट्रिंजिक को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कंपटीशन इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, ये क्या है? एक्सट्रिंजिक मोटिव है। डूइंग जॉब फॉर सैलरी, ये भी हमारा एक्सट्रिंजिक मोटिव है। डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये देखिए ये हमारा एक्सट्रिंजिक नहीं है, ये हमारे अंदर से आती है कि हमें समाज की सेवा करनी है। ठीक है, तो सोशल सर्विस करना खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, खुद की आत्म संतुष्टि के लिए, ये हमारा इंट्रिंजिक है, एक्सट्रिंजिक मोटिव नहीं है। बाय वन गेट वन फ्री, ये भी हमारा क्या है? इंट्रिंजिक मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेट। टेट भी हमारी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे हम क्या मेज़र करते हैं? पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं। ये कई बार हमसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टेट। तो आपको याद रखना है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। और ये टेस्ट क्यों यूज़ किया जाता है? ये हमारी पर्सनैलिटी, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट को लेके कौन सी एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, मतलब 3 करेक्ट है और एक हमारी करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए एडजस्टमेंट क्या है, व्हाट इज़ एडजस्टमेंट। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर एडजस्टमेंट क्या है, द बिहेवियरल प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स मेंटेन एन इक्विलिब्रियम अमंग देयर वेरियस नीड और बिटवीन देयर नीड एंड द ऑब्स्टेकल ऑफ देयर एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी में देखिए एडजस्टमेंट क्या है, आपका बिहेवियरल प्रोसेस, किसी भी ह्यूमन का वो बिहेवियरल प्रोसेस जिससे वो मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को, किस किस के बीच में, अपनी बहुत सारी नीड्स के बीच में या अपनी नीड्स और अपने एनवायरनमेंट के बीच में, वो क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, वो हमारा एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे पूछा है एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, इट क्रिएट इम्बैलेंस, it motivate to change the life as per the demand of situation, बिल्कुल, it give the ability to bring desirable change in the condition of environment, in the absence of adjustment one is surrounded by tension and anxiety। ऐसा भी है, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते लाइफ में तो टेंशन एंजाइटी ये मतलब एक मानव को घेरे रहती हैं। तो क्या ये है असंतुलन पैदा करता है, अगर नहीं, ये असंतुलन पैदा नहीं करता, बल्कि हम सारी चीज़ों को इक्विलिब्रियम बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं एडजस्टमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, According to Piaget cognitive development theory, the ability of reversibility developed during which developmental stage? सभी को पता है, लास्ट वीडियो में भी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं बच्चे की ग्रोथ की। तो एक स्टेज पे बच्चे के अंदर एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब 2+2 भी 4 होते हैं, और हम बात करें 2 × 2 भी 4 होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 6 4 = 10 है तो 4 + 6 भी 10 होते हैं। ये रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस है और ये बच्चे की कौन सी एज में डेवलप हो जाता है, इट इज़ डेवलप इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ना लास्ट वीडियोस में, ऑल क्वेश्चंस आर इंटर रिलेटेड, मीन्स द क्वेश्चन सेंस इज डिफरेंट बट द क्वेश्चन इज कम फ्रॉम द सेम थ्योरी। ठीक है, किसी सेम थ्योरी से क्वेश्चन आया है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पूछते हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। आपको एक साइड दिया है एरिक्शन स्टेज ऑफ द साइकोसोशियल डेवलपमेंट और एक साइड दिया है सीरियल नंबर ऑफ स्टेज आपसे पूछी गई है। तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, देख लेते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये क्या हमारी 3rd स्टेज है, ये बिल्कुल ठीक है। और वही इसकी अगर हम एज की बात करें तो ये डेवलप होती है फर्स्ट वाली 3 to 5 ईयर के अंदर, आप एज भी ध्यान रख सकते हैं। सेकंड है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, क्या ये हमारी स्टेज 5 है, अभी देख लेते हैं। और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये हमारी स्टेज 1 है, स्टेज 1। और इंडस्ट्री वर्सेस, ये भी ठीक है भाई। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न भी ठीक है, ये हमारी गलत है 3rd वाली। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये हमारी 2nd स्टेज होती है, स्टेज 1 नहीं होती। और इसका एज ग्रुप जो होता है वो होता है 18 months to 3 ईयर। क्या होता है भाई, 18 months to 3 ईयर हमारा इसका एज ग्रुप होता है। ठीक है, होप सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर से रिलेटेड जो नहीं है वो हमने बताना है। देखिए पावलोव स्किनर से रिलेटेड क्या नहीं है, एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीइंफोर्समेंट। वैसे देखें तो ये सारी पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड हैं, एक रीइंफोर्समेंट को छोड़ के। यही हमें इससे रिलेटेड लगती है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से।
थोड़ा सा भाई मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्योंकि जो ये तीनों है ना, ये हमारी पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड है, कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलोव की थी। तो और इसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो स्किनर से रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। एटीट्यूड से रिलेटेड मीन्स इनमें से कौन सी टर्म नहीं है वो हमने बताना है। सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए भाई, एटीट्यूड से सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज़ एटीट्यूड, ये आपको पता होना चाहिए। एटीट्यूड इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब आपका किसी चीज़ को देखने का, सोचने का नज़रिया क्या है, उसको फील करने का नज़रिया क्या है, वो आपका एटीट्यूड है। एंड दैट थिंकिंग वे, योर थिंकिंग वे, योर फीलिंग पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। आपको वो कहाँ दिखेगा, आपके बिहेवियर में दूसरे को, ठीक है। एंड एटीट्यूड इन द वर्क प्लेस की बात करें, रेफर टू द फीलिंग्स एंड बिलीफ कंसर्निंग द वर्क प्लेस, मतलब आपकी किसी वर्क प्लेस पे क्या फीलिंग है, क्या आपके बिलीफ हैं, तो वो आपका एटीट्यूड है। अब जो एटीट्यूड है वो 3 तरह का होता है, वो कॉग्निटिव भी हो सकता है, कॉग्निटिव एटीट्यूड हो सकता है, वो हमारा कोनेटिव हो सकता है, एंड नेक्स्ट वन इज़ वो हमारा अफेक्टिव हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें बताना है भाई कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिए। 9th का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल। एटीट्यूड कैन रीड स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, बिल्कुल। एटीट्यूड हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड इज इन्नेट एंड एक्वायर्ड बोथ, मतलब अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी करेक्ट है वो हमें बताना है। तो डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, नहीं, प्रोडक्ट भी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता। डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न, बिल्कुल नहीं, रैंडम पैटर्न को फॉलो नहीं करती। डेवलपमेंट इज़ ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड, हर एस्पेक्ट रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ठीक है, आगे से आगे उसमें एड ऑन होती रहती हैं चीज़ें और हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट, किस तरह का टेस्ट है, ये क्वेश्चन भी पहले आया है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए ये किस तरह का टेस्ट है भाई, एक नॉन वर्बल टेस्ट है, वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल टेस्ट है। कई बार CFIT इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको क्रिएटेड किया था रेमंड कैटल ने 1949 के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। हु क्रिएटेड इट, रेमंड कैटल इन 1949, एंड दिस टेस्ट इज एन अटेम्प्ट टू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटी डिवॉइड ऑफ सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब इस टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, ठीक है, वो हम इस टेस्ट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, इनमें से क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो हमें ये बताना है, ओरिजिनलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी और फ्लुएंसी। तो भाई हमें ये बताना है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्रिएटिविटी का कौन सा नहीं है। क्रिएटिविटी के यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक है, एक नहीं है। ओरिजिनलिटी होती है किसी भी क्रिएटिविटी में, फ्लैक्सिबल मतलब फ्लैक्सिबल माइंड होगा तो ही आइडियाज़ आएंगे, फ्लुएंसी होती है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहता है क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग, लेकिन रिजिड नहीं होते वो किसी चीज़ को लेके, तो रिजिडिटी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो देखिए, टीचिंग स्किल भी अफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ भी, सब्जेक्ट नॉलेज भी, लेकिन एक फिजिकल अपीयरेंस टीचर का कैसा है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता, डजेंट मैटर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। जब एक बच्चे में ग्रोथ होती है तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें जो चेंजेस आएंगे ना वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर, जैसे बोन है, बोन लंबी हो जाएंगी ग्रोथ होगी तो, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगी तो बोन का साइज चेंज नहीं होगा। तो मतलब चेंज कहाँ पे आता है, उनके स्ट्रक्चरल में चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो ये जो वही चलाया गया है ना, ये मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट शेड्यूल इज टू री इन्फोर्स टू ईज करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर। मतलब इनमें से अगर किसी लर्नर ने हर ऑप्शन सही दिया, हर आंसर उसने सही दिया और उसके हर करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या दिया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को स्टडी किया था। तो ये किस तरह का रीइंफोर्स होगा वो हमसे पूछा गया है। तो हर करेक्ट क्वेश्चन पे अगर हम उसको दे रहे हैं तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। क्योंकि हर सही क्वेश्चन पे उसको क्या दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। वो पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस तरीके से ऑफ फुट, मतलब आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना, डेवलपमेंट हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, हेड से लेके फुट तक, इस तरीके से। तो ये जो डेवलपमेंट का लो है, इसको क्या बोला जाता है। ये इसमें पहले हमने सेंटर टू पेरिफेरी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अब हेड टू फुट पढ़ रहे हैं। तो वो ये होता है सिफेलोकोडल का, और जो हमने पहले पढ़ा था भाई सेंटर टू पेरिफेरी, वो था हमारे प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कहता है, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चन आर सिमिलर इन डिफ़िकल्टी लेवल। मतलब उन क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, बट मोर इम्पोर्टेंस गिवन टू द टाइम एलिमेंट। भाई मतलब कितने टाइम पीरियड के आप कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल तो सारे क्वेश्चन का सेम है, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना टाइम आप लेते हैं, उस बेस पे वो टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट का नाम हमने बताना है, वो टेस्ट होता है हमारा स्पीड टेस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इनमें से सब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। देखिए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होता है। दिस इज़ ए मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन विच जो इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है, that interviewer ask question to the client से वो क्वेश्चन पूछेगा and the client is allowed to answer। अब वो क्लाइंट को आंसर देने हैं, वो आंसर आपके एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी हो सकते हैं और वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से भी वो आंसर बना सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट क्यों बनाया गया है, ये बनाया गया है ताकि इवेलुएट किया जा सके किसी भी पर्सन का, किसी भी पीपल का इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका थॉट ऑफ पैटर्न क्या है, ठीक है। वो किससे पता चलेगा, वो जो भी रिस्पॉन्स देगा, एम्बिगुअस रिस्पॉन्स जो भी उसके होंगे, उससे ये चीज़ पता चलेगी। तो ये हमारे सब्जेक्टिव मेथड होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का। तो उसमें इंटरव्यू भी आ जाता है, ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है, ऑटोबायोग्राफी भी आ जाती है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हमारा सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं है, नहीं पूछा ना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस। मीनल क्या है, इंटेलिजेंस में एवरेज है, क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं है, लो है, हाई लेवल है एडजस्टमेंट का। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इंट्रा इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल में इंटरनल डिफरेंस होते हैं। मतलब दो इंडिविजुअल हैं तो दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं, वो होता है भाई इंटर, दो के बीच में, लेकिन उसके अंदर ही, अब देखो उसके अंदर ही कैसे, कि वो इंटेलिजेंस में तो एवरेज है लेकिन उसकी क्रिएटिविटी क्या है, लो है। तो विद इन उसके ही अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ में डिफरेंस है ना, तो ये किसको शो कर रहा है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस को। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट, किसने सजेस्ट किया, कौन सी तरह का एक करिकुलम ब्रूनर ने सजेस्ट किया, किस चीज़ के लिए, टू फॉलो फॉर द कोग्नेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि बच्चों के जो कोग्नेटिव है, माइंड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो हो पाए। ये किसने किया, ब्रूनर ने किया। और कौन सा करिकुलम किया था भाई ब्रूनर ने सजेस्ट, स्पाइरल करिकुलम किया था। अब स्पाइरल क्या होता है, जो स्पाइरल करिकुलम होता है, इट एनकरेजेस और रीइंफोर्समेंट ऑफ प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने पहले कोई कॉन्सेप्ट पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है और वही सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करते हैं, दोबारा रिटेंट करते हैं, माइंड में दोबारा रिकॉल करते हैं, रिमाइंड करते हैं आपके आने वाली अगली क्लासेस में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है। वो इस तरह का जो करिकुलम है, द सेम कॉन्सेप्ट इज़ रिपीटेड इन एवरी क्लास विद कॉम्प्लेक्शन लेवल हाई। ठीक है, तो इस तरह का जो करिकुलम होता है वो हमारा स्पाइरल करिकुलम है। और स्पाइरल करिकुलम को देने वाले थे ब्रूनर, और ब्रूनर ने क्या कहा था, इस तरह का करिकुलम अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में सोसाइटी के साथ साथ उसके कल्चर का भी काफ़ी इफेक्ट आता है। और ये बात किसने बोली है, लेव वाइगोत्स्की ने। आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ऑन ईगो टू डेट ऑफ समवन एल्स। मतलब एक बच्चा ना अपनी ईगो को चेंज करने की कोशिश करता है किसी दूसरे को देख के कि मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है। तो वो क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और ये क्या है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आपको देखिए यहाँ से एटलीस्ट टॉपिक का तो ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन उठते हैं ना वो किन किन टॉपिक से उठते हैं। तो आपको उन टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करना है। तो ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे जो गिलफोर्ड ने मॉडल दिया था भाई, इंटेलेक्ट मॉडल दिया था, उसके 3 एलिमेंट होते हैं और यहाँ पे 3 हैं लेकिन एक इनमें से नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 हमारे गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को शो करते हैं, लेकिन कॉग्निशन का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर आता है भाई ट्रायर्किक थ्योरी थी जो इंटेलिजेंस की, वो किसने दी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, बहुत बार डिस्कस हुई है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी, ये हमारी दी थी भाई स्टर्नबर्ग ने। कंप्लीट नाम था इनका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कंप्लीट नेम भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया था, 3 फॉर्म बताए थे इंटेलिजेंस के, और देने वाला कौन था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और ये किस तरह की अप्रोच थी, कॉग्निटिव अप्रोच थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है भाई क्वेश्चन नंबर 26, फैमिली एंड स्कूल। आपकी एक फैमिली हो गई, एक आपका स्कूल हो गया। आर द एग्जाम्पल ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रॉन फैनब्रन बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। देखिए हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है, तो ये थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो शो करेंगे ये माइक्रो इकोसिस्टम है, क्योंकि एक बच्चा है जो उसका एनवायरनमेंट एक स्कूल है, एक उसकी फैमिली है, तो किस तरह का इकोसिस्टम को शो करता है, माइक्रो इकोसिस्टम। उन्होंने इकोसिस्टम ही बनाया है, तो 4-5 तरह के इकोसिस्टम बताए हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट नहीं है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, बिल्कुल ठीक है। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, ठीक है भाई। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी, लेकिन वाइगोत्स्की ने अभी पढ़ा हमने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी। तो ये पेयर हमारा इनकरेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। एडजस्टमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक वेल एडजस्टेड पर्सन का कौन सा नहीं है। उसको अवेयरनेस होगी अपने खुद के पोटेंशियल्स की और लिमिटेशन की, कि मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं और कहाँ मेरे अंदर कमियां हैं। वो रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ ऑफ अदर, खुद की रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी उसको आती होगी। हर सिचुएशन के अंदर वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, मतलब उसके अंदर बैलेंस्ड एस्पिरेशंस होंगी, लेकिन उसके बिहेवियर के अंदर रिजिडिटी नहीं मिलेगी। दिस इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ द फुल एंड हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। ये जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, इसको देने वाले कौन है? तो ये जो डेफिनेशन दी है भाई, ये दी है हैडफील्ड ने। ठीक है, एज इट इज़ आपको एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्टियन इनमें से कौन नहीं है? तो भाई जो गेस्टाल्टवादी थे वो कौन कौन थे? कोहलर था, कोफका था, वर्दीमर था, लेकिन क्रेशरमैन गेस्टाल्टवादी नहीं था। इन तीनों का नाम गेस्टाल्टवादियों में आता है भाई, कोहलर, कोफका और वर्दीमर का क्रेशरमैन नहीं था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। होप सो ऑल क्वेश्चंस आर लाइक्ड बाय यू। इफ़ you have liked this video, so please subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you everyone.